दिल्ली की ठंडी रात थी। बाहर की सड़कों पर गाड़ियों का शोर और हॉर्न किसी भी बड़े शहर जैसा सामान्य था, लेकिन नई दिल्ली के सिविल हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। चारों तरफ मशीनों की टिक टिक और बीप की आवाजें गूंज रही थीं। हल्की नीली रोशनी वाले मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की साय और सफेद चादर पर लेटी एक नन्ही सी बच्ची अनाया मल्होत्रा। अनाया सिर्फ 8 साल की थी, पर उसका चेहरा किसी सोए हुए परी जैसा लगता था। महीनों से वह इसी हालत में थी। उसके छोटे हाथ नलियों और तारों से बंधे हुए थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसके उठने की उम्मीद बहुत कम है। बिस्तर के पास बैठा था उसका पिता राजीव मल्होत्रा, भारत के नामी उद्योगपति, जिनकी पहचान स्टील और ऑटोमोबाइल कारोबार से थी। लेकिन इस वक्त उनकी हालत किसी टूटी हुई आत्मा से ज्यादा कुछ नहीं थी। कभी लाखों लोगों को रोजगार देने वाला यह व्यक्ति अब अपनी बेटी की हर सांस गिन रहा था। पास ही खड़ी थी उसकी पत्नी प्रिया, अनाया की सौतेली मां। बाहर से देखो तो वह रेशमी साड़ी में सजी चिंतित सी नजर आ रही थी, पर उसकी आंखों में एक कठोरता छिपी थी। वह बार बार डॉक्टर विजय की तरफ देखती, मानो उससे किसी अदृश्य समझौते का इशारा ले रही हो। कमरे में एकदम भारी माहौल था, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सब चौंक पड़े। अंदर आया एक दुबला-पतला लड़का, फटेहाल कपड़ों में, चेहरे पर धूल, पाँव नंगे। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उसमें आग जल रही हो। मशीनें बंद करो, अभी बंद करो, वह लड़का पूरी ताकत से चिल्लाया। अगर इन्हें बंद नहीं किया तो वो मर जाएगी। राजीव जैसे पत्थर का हो गया। सुरक्षा गार्ड भागकर आए, नर्सें घबरा गईं। प्रिया ने चीख कर कहा, ये कौन है? इसे अंदर आने दिया किसने? निकालो इस गंदे भिखारी को। पर लड़का जिद्दी था। उसने कदम पीछे नहीं खींचे। वह सीधा अनाया की ओर बढ़ा, आंखें उसी पर टिकी। राजीव कांपती आवाज में बोला, तुम मेरी बेटी का नाम जानते हो? लड़के ने बिना झिझके कहा, हाँ, उसका नाम अनाया है। वो मेरी दोस्त है। मुझे यकीन है वो अभी जाग जाएगी, अगर आप ये मशीनें हटवा दें। कमरे में सब सकते में थे। राजीव का दिल धड़क उठा। यह अनजान बच्चा उसकी बेटी का नाम कैसे जान सकता है, जबकि अस्पताल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी। डॉक्टर विजय आगे आया, चेहरे पर हल्की हंसी थी पर आवाज ठंडी। बेटा, ये जगह मरीजों के लिए है। यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। तुरंत बाहर निकलो, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। लड़के ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर ये मशीनें चलती रहीं तो अनाया कभी नहीं उठेगी। इसे आजाद कीजिए, तब देखिए वो मुस्कुराएगी। प्रिया गुस्से से कांप रही थी। उसने आदेश दिया, गार्ड पकड़ो इसे और बाहर फेंको। दोनों गार्ड आगे बढ़े और उस नन्हे से बच्चे को बाजुओं से पकड़ा। वह तड़पता रहा, जमीन पर लात मारता, चिल्लाता, आप सब गलती कर रहे हैं। ये मशीनें धीरे धीरे इसे मार रही हैं। राजीव का दिल टूट रहा था। उसके कानों में लड़के की आखिरी चीख गूंज रही थी, वे आपको धोखा दे रहे हैं। मत मानिए, वे धोखा दे रहे हैं। अगले ही पल दरवाजा बंद हुआ। लड़के को बाहर फेंक दिया गया। वार्ड में फिर वही खामोशी लौट आई, लेकिन अब राजीव का दिल वैसे शांत नहीं था। उसके कानों में वो दो शब्द गूंज रहे थे, धोखा। वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसने बेटी की ठंडी हथेली पकड़ी और आंखें बंद कर ली। क्या वाकई सब कुछ उतना ही सही है जितना डॉक्टर कह रहे हैं? या फिर उस अनजान भिखारी की बातों में कोई सच्चाई छिपी है? यह सवाल उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। वार्ड का दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर से गार्ड्स की धमकती हुई आवाजें धीरे धीरे दूर चली गईं। लेकिन भीतर मौजूद लोगों के दिलों की धड़कनें और तेज हो चुकी थीं। राजीव मल्होत्रा अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे। उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जातीं, जहां कुछ ही क्षण पहले वह दुबला-पतला लड़का खड़ा था। उसका चिल्लाना अब भी कानों में गूंज रहा था,
ये मशीनें उसे मार रही हैं। प्रिया ने अपनी भारी सांसों को संभालते हुए झटके से आंचल ठीक किया और गुस्से में बोली, ये कैसी धृष्टता है? उस गली कूचों के बच्चे को किसने अंदर आने दिया? अगर उसने कोई बीमारी फैला दी तो? उसकी आवाज में डर से ज्यादा गुस्सा और घृणा थी। राजीव ने धीरे से कहा, लेकिन उसने अनाया का नाम लिया। ये कैसे मुमकिन है? उसने कभी उसे देखा भी नहीं होगा। प्रिया ने तुर्श स्वर में उत्तर दिया, नाम हर जगह लिखा है, रिपोर्ट्स पर, दरवाजे पर। वह चोरी करके देख सकता है। ऐसे बच्चे चालाक होते हैं। मत भूलो, वह एक भिखारी है। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं। राजीव ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर असमंजस साफ था। इसी बीच डॉक्टर विजय आगे आया। उसकी सफेद कोट चमक रही थी, चेहरे पर ठंडक भरी आत्मविश्वास की झलक। मिस्टर मल्होत्रा, उसने गंभीर स्वर में कहा, आपको किसी अनजान सड़क के बच्चे की बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेडिकल साइंस साफ कहती है, आपकी बेटी की जिंदगी इन मशीनों पर टिकी है। अगर इन्हें बंद किया गया तो उसका दिल तुरंत रुक जाएगा। राजीव ने सिर झुका लिया, लेकिन मन के भीतर उठते तूफान को दबा नहीं पाया। उसे लगा जैसे वह दो दुनियाओं के बीच फंस गया है। एक ओर विज्ञान और डॉक्टरों की ठंडी दलीलें, दूसरी ओर उस बच्चे की आंखों में झलकती अजीब सी सच्चाई। प्रिया ने पास आकर राजीव के कंधे पर हाथ रखा और मीठे स्वर में कहा, सुनो, तुम थक चुके हो। तुम्हें बस हमारी और डॉक्टर की बातों पर भरोसा करना चाहिए। ये सब तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन राजीव की आंखें अब अनाया के चेहरे पर टिक गईं। सफेद चादर पर उसका चेहरा किसी मुरझाए फूल जैसा था। पिता का दिल फुसफुसा रहा था, क्या सचमुच ये मशीनें उसे बचा रही हैं? या धीरे धीरे उसकी जान खींच रही हैं? उसी समय बाहर से आवाज आई, गार्ड्स उस लड़के को सड़क पर फेंक चुके थे। उसकी चीख दूर से सुनाई दे रही थी, वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अनाया को बचाओ, वरना देर हो जाएगी। आवाज धीरे धीरे गुम हो गई, पर उसके शब्द राजीव की आत्मा में तीर की तरह चुभ गए। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। डॉक्टर विजय ने आखिरी बार कहा, आपको मेरी कसम, सर। मुझे अपना काम करने दीजिए। हम ही आपकी बेटी को बचा सकते हैं। राजीव ने हाँ में सिर तो हिला दिया, मगर उसके दिल में पहली बार संदेह की दीवार दरार खाने लगी थी। क्या वाकई वह डॉक्टरों पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है? या फिर उस अजनबी बच्चे की बातों में कोई छुपा हुआ सच है? कमरे की हवा और भारी हो गई। प्रिया ने मुस्कान ओढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में असहजता की झलक थी। राजीव को पता नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ हफ्ते पहले की बात है। दिल्ली के पौश इलाके वसंत विहार में फैली हुई मल्होत्रा हवेली दूर से ही किसी महल जैसी लगती थी। ऊंची दीवारें, संगमरमर की सीढ़ियां और बगीचे में लहराते गुलाबों की क्यारियां। बाहर से देखने वाला हर कोई यही सोचता था कि यहाँ की जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हवेली के भीतर एक कमरा था, जहां खिड़की से धूप छनकर आती थी। उसी कमरे में राजीव मल्होत्रा अपनी बेटी अनाया के बिस्तर के पास बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी कहानी की किताब थी। वह धीमी आवाज में पढ़ रहा था, हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ध्यान से देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी हंसी कहीं खो गई थी। वह धीमे स्वर में बोली, पापा, मुझे कहानियां सुनना अच्छा लगता है, मगर मैं भी तो खेलना चाहती हूं। मैं बगीचे में दौड़ना चाहती हूं, झूले पर झूलना चाहती हूं, जैसे बाकी बच्चे करते हैं। राजीव का गला भर आया। उसने बेटी के बालों पर हाथ फेरा और कांपती आवाज में बोला, सहन करो मेरी गुड़िया, वो दिन जरूर आएगा। हम साथ में बगीचे में खेलेंगे और मैं तुम्हें दिल्ली की सबसे बड़ी मेले में ले जाऊंगा। वादा करता हूं। तभी दरवाजा खुला। प्रिया हाथ में ट्रे लेकर अंदर आई। उस ट्रे पर था अनार का रस और चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, देखो, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए क्या लाई हूं।
अनाया ने शर्माते हुए चॉकलेट ले लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद आंटी। राजीव ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी। उसने टोका, अनाया, वो तुम्हारी माँ है, आंटी नहीं। अनाया ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर असहजता साफ झलक रही थी। प्रिया ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बनावटी हंसी में कहा, कोई बात नहीं, बच्ची है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्द मधुर थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और लिखा था। राजीव थका हुआ था, उसने प्रिया की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर अनाया की मासूम निगाहें महसूस कर रही थीं कि इस औरत के दिल में उसके लिए ममता नहीं, बल्कि कोई ठंडी दीवार खड़ी है। कुछ देर बाद खिड़की से बाहर देखते हुए अनाया बोली, पापा, देखो न, बाहर सूरज कितना अच्छा लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर बगीचे में जा सकती हूँ? राजीव उसकी आंखों की चमक को देखकर पिघल गया, लेकिन उसी समय कमरे में डॉक्टर विजय दाखिल हुआ। उसने रिपोर्ट्स देखीं और गंभीर स्वर में बोला, मिस्टर मल्होत्रा, बच्ची की हालत बेहद नाजुक है। उसे आराम की जरूरत है। बाहर ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। राजीव ने दुखी होकर सिर झुका लिया। अनाया ने निराशा से खिड़की के बाहर झांका। बाहर बगीचे में गेंद लुढ़क रही थी, और उसी गेंद को देखने वाली आंखें उसकी जिंदगी में नई कहानी लिखने वाली थी। उस पल उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत एक अजनबी से उसकी दोस्ती करवाने जा रही है। वो दोस्ती ही आने वाले तूफान का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें हवेली के ऊंचे दीवारों से झांक रही थीं। बाहर सड़क पर बच्चों की हल्की फुल्की आवाजें आ रही थीं। उसी समय एक दुबला-पतला लड़का, बिखरे बालों वाला, फटी शर्ट और हाथ में पुरानी प्लास्टिक की गेंद लिए दीवार के पास खेल रहा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन उस गेंद को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता था। भूखे पेट, ठंडी रातों में भी वह गेंद उसे सुकून देती थी। वह सड़क पर खेलते खेलते अचानक गेंद को जोर से मार बैठा। गेंद हवा में ऊंची उछली और सीधा हवेली की दीवार के पार चली गई। अर्जुन सन्न रह गया। अरे बाप रे! ये मेरी आखिरी चीज थी। अब मैं क्या करूंगा? उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हाथों से दीवार को देखा, फिर पास की एक पेड़ की डाल को पकड़ा और फुर्ती से चढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वह दीवार के पार बगीचे में कूद चुका था। बगीचे की घास हरी भरी थी, फूल खिले थे और फव्वारे से पानी छन छन कर गिर रहा था। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। उसके लिए यह जगह किसी सपनों के महल जैसी थी। वह धीरे धीरे अपनी गेंद उठाने आगे बढ़ा। तभी खिड़की के पास बैठी अनाया ने उसे देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम थीं। महीनों से बीमारी की वजह से उसने बाहर किसी अजनबी को पास से नहीं देखा था। अर्जुन ने जैसे ही गेंद उठाई और पलटा, उसकी नजरें सीधे अनाया की आंखों से टकराईं। दोनों एक पल के लिए थम गए। सन्नाटा गहरा गया। अर्जुन घबराकर बोला, कृपया किसी को मत बताना। मैं अभी चला जाऊंगा। मैं बस अपनी गेंद लेने आया था। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन था। उसने धीमे स्वर में कहा, डर मत। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम चाहो तो दरवाजे से भी आ सकते हो। दीवार चढ़ना खतरनाक है। अर्जुन झेंप गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। मैं आ नहीं सकता। ये जगह मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अनाया ने ध्यान से उसे देखा। उसके चेहरे पर भूख और थकान साफ लिखी थी। उसने पास रखी प्लेट की ओर इशारा किया। उसमें आधा खाया हुआ पराठा और थोड़ी सब्जी थी। वह बोली, मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसकी नाक में खाने की खुशबू पहुंची और पेट जोरों से गुर्राने लगा। पहले तो उसने संकोच किया, फिर धीरे से प्लेट उठाई और खाने लगा। हर कौर उसके चेहरे पर जैसे नई जान भर रहा था। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बहुत बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना मिला है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अजनबी नहीं हो।
तुम मेरे दोस्त हो। अर्जुन ने कांपते हाथ से गेंद को सीने से लगाया, फिर अपनी छोटी हथेली आगे बढ़ाई। अनाया ने अपनी कमजोर उंगलियां उससे मिलाईं। खामोशी में एक छोटा सा समझौता हुआ, दोस्ती और भरोसे का समझौता। उस दिन से अनाया का कमरा उसे जेल जैसा नहीं लगा। और अर्जुन के लिए यह हवेली अब डर की जगह नहीं रही। दो मासूम दिलों के बीच एक पुल बन चुका था। हवेली का बगीचा हर दोपहर शांत रहता था। फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना देती थी। अनाया अक्सर खिड़की से झांकती रहती थी, जहां दीवार के उस पार से अर्जुन चोरी छिपे आता और दोनों कुछ पल बात करते। कभी अर्जुन अनाया को अपनी टूटी फूटी कहानियां सुनाता कि कैसे वह रेलवे स्टेशन पर सोता है, कैसे सड़क के किनारे चाय बेचने वाले से कभी कभार बचा हुआ बिस्कुट पा जाता है। अनाया बदले में अपनी किताबों की कहानियां सुनाती, परीलोक, जादुई महल और ऐसी दुनिया जहां कोई अकेला नहीं होता। इन मासूम लम्हों में अनाया पहली बार अपनी बीमारी को भूल जाती। उसकी आंखों में चमक लौट आती। लेकिन किस्मत को शायद यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दोपहर, जब अर्जुन अपनी गेंद उठाने के बहाने फिर से अंदर आया, तभी प्रिया अचानक बगीचे में पहुंची। उसकी नजर सीधी दोनों बच्चों पर पड़ी। अनाया खिड़की पर हंस रही थी और अर्जुन झुककर अपनी गेंद उठा रहा था। प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तेज आवाज में चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? यह गंदा भिखारी यहां कैसे आया? अर्जुन सिहर गया। उसकी सांसें रुक गईं। वह डर के मारे पीछे हट गया, गेंद को सीने से चिपकाए। मैं जा रहा हूं, उसने हकलाते हुए कहा। प्रिया आगे बढ़ी और उसके रास्ते को रोकते हुए घृणा से बोली, दोबारा इस हवेली में कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे जैसे लोगों की जगह सड़कों पर है, मेरी बेटी के पास नहीं। अनाया हड़बड़ाकर खिड़की से चिल्लाई, नहीं आंटी, वह मेरा दोस्त है। आपने गलत समझा। लेकिन प्रिया ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी, मानो अनाया की हंसी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही हो। अर्जुन डरते डरते दीवार की ओर भागा और पेड़ पकड़कर ऊपर चढ़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर जाने से पहले उसने आखिरी बार अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वादा, मैं फिर आऊंगा। अनाया खिड़की से रोती रही, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। उस दिन उसके दिल में एक नया डर बैठ गया कि कहीं उसकी अकेली दोस्ती भी उससे छिन न जाए। उसी शाम हवेली के भीतर प्रिया ने डॉक्टर विजय को बुलाया। दोनों एक आलीशान कमरे में आमने सामने बैठे। प्रिया ने धीरे से कहा, आज मैंने उस सड़क के लड़के को हवेली में देखा। अगर वह बार बार आता रहा तो सब कुछ बिगड़ सकता है। हमें इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। डॉक्टर विजय ने हल्की मुस्कान दी और आंखों में चमक भरकर बोला, चिंता मत कीजिए, मैडम। मैं इंतजाम कर दूंगा। कोई भी अनाया तक नहीं पहुंच पाएगा। उनकी आंखों में छिपा हुआ रहस्य गहरा होता जा रहा था। अनाया और अर्जुन की मासूम दोस्ती अब एक खतरनाक साजिश के निशाने पर थी। हवेली के अंदर उस रात माहौल असामान्य था। बाहर बगीचे में हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन भीतर के एक कमरे में पर्दे खिंचे हुए थे। भारी भरकम लकड़ी की मेज पर फाइलें और दवाइयों की शीशियां रखी थीं। कमरे में बैठे थे डॉक्टर विजय और प्रिया। प्रिया ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, अब और इंतजार नहीं। अनाया जितनी देर तक जिंदा है, उतनी देर तक राजीव पूरी तरह मेरे वश में नहीं आएगा। हमें जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा। डॉक्टर विजय ने अपनी ऐनक ठीक की और धीमे स्वर में बोला, मैं समझता हूं। वैसे भी उसकी हालत कमजोर है। अगर दवाओं की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दी जाए, तो वह जल्द ही कोमा में चली जाएगी। उसके बाद शायद कभी वापस न आए। प्रिया की आंखों में अजीब सी चमक दौड़ गई। उसने मेज पर हाथ रखकर फुसफुसाते हुए कहा, यही तो चाहिए मुझे। जब राजीव को यकीन हो जाएगा कि उसकी बेटी अब कभी नहीं लौटेगी, तब वह पूरी तरह अकेला हो जाएगा। और अकेलेपन में वह सिर्फ मुझ पर निर्भर रहेगा। तब यह घर, यह दौलत, सब मेरा होगा। डॉक्टर विजय ने सिर हिलाया। लेकिन ध्यान रहे,
सब कुछ मेडिकल भाषा में छिपा होना चाहिए। रिपोर्ट्स मैं संभाल लूंगा। फाइलों में यही दिखेगा कि यह बीमारी आनुवांशिक और लाइलाज है। कोई शक नहीं करेगा। प्रिया ने गहरी सांस ली, मानो दिल से बोझ उतर रहा हो। वह बोली, बहुत अच्छा। और उस सड़क के लड़के का क्या? अर्जुन। उसका अनाया पर गहरा असर है। अगर वह बार बार आया तो हमारी योजना बिगड़ सकती है। विजय की आंखें ठंडी थीं। उसकी चिंता मत कीजिए। हवेली के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंस लगवा दीजिए। कोई अंदर नहीं आ पाएगा। और अगर वह कहीं दिखा तो उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। प्रिया की मुस्कान अब पूरी तरह नकली नहीं, बल्कि निर्दयी बन चुकी थी। वह खिड़की से बाहर अंधेरे आकाश को देख रही थी और धीरे धीरे बोली, अब अनाया की रोशनी बुझने ही वाली है। और जब वो बुझ जाएगी, राजीव की दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमेगी। उस कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। एक और मासूम बच्ची अनाया अपनी बीमारी से लड़ रही थी और दूसरी ओर उसके सबसे करीबी लोग उसकी मौत का जाल बुन रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह काली साजिश एक दिन उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के हर कमरे में सन्नाटा पसरा था, मगर राजीव मल्होत्रा की आंखों से नींद को दूर थी। वह अनाया के बिस्तर के पास बैठा था, उसकी छोटी हथेलियां अपने हाथों में थामे। उसकी नजरें लगातार मॉनिटर पर जातीं, जहां दिल की धड़कनें मशीन की रेखाओं में कैद थीं। उसका दिल कहता, ये मशीनें मेरी बेटी को जिंदा रख रही हैं। लेकिन दिमाग में गूंजती आवाजें कुछ और कह रही थीं, उस सड़क के लड़के अर्जुन की आवाज। ये मशीनें उसे धीरे धीरे मार रही हैं। राजीव ने आंखें बंद की। यादों के पर्दे खुल गए। उसे याद आया जब अनाया छोटी थी, उसकी पहली हंसी, उसके पहले कदम। कैसे उसकी पत्नी की मौत के बाद यही बच्ची उसका जीने का सहारा बनी थी। आज वही बच्ची निश्चल पड़ी थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके गाल पर आंसू की गर्म धार बह निकली। हे भगवान! अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? तभी पीछे से प्रिया आई। वह राजीव के कंधे पर हाथ रखकर बोली, राजीव, तुम खुद को क्यों इतना दुखी कर रहे हो? डॉक्टर विजय है ना? वह बहुत अनुभवी है। उस पर भरोसा करो। राजीव ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, भरोसा? पता नहीं क्यों, मेरा दिल कहता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। अनाया हर दिन और कमजोर क्यों हो रही है? प्रिया ने बनावटी चिंता के साथ कहा, बीमारी लाइलाज है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तुम जितना ज्यादा सोचोगे, उतना परेशान रहोगे। बस चुपचाप डॉक्टर की बात मान लो। राजीव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अनिश्चितता साफ दिख रही थी। वह खुद को दो हिस्सों में बंटा महसूस कर रहा था। एक ओर विज्ञान और डॉक्टर की बातें, दूसरी ओर उस मासूम सड़क के बच्चे की सच्चाई से भरी नजरें। कुछ देर बाद राजीव ने अनाया के माथे को चूमा और फुसफुसाया, पापा वादा करता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वह जानता नहीं था कि आने वाले दिनों में यह वादा उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। उस रात हवेली पर अजीब सा सन्नाटा था। हवेली के विशाल हॉल में लगी घड़ी की टिक टिक ही गूंज रही थी। राजीव मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में बैठा कागजों पर नजरें घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग बार बार अनाया की ओर खिंच जाता। तभी दरवाजा धीरे से खुला। प्रिया हाथ में एक गिलास लेकर अंदर आई। गिलास में ताजा संतरे का जूस था। उसने मुस्कान ओढ़कर कहा, राजीव, तुम थक गए हो। यह पी लो, थोड़ी राहत मिलेगी। राजीव ने बिना शक किए गिलास ले लिया। एक ही सांस में उसने जूस पी लिया। कुछ ही देर में उसकी पलकों पर भारीपन उतरने लगा और सिर झुकने लगा। वह फुसफुसाया, मैं अनाया को देखने जाऊंगा। लेकिन कदम दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसका शरीर लड़खड़ाया और वह सोफे पर गिर पड़ा, गहरी नींद में डूब गया। उधर अस्पताल के कमरे में डॉक्टर विजय सफेद कोट पहने, हाथ में एक छोटी शीशी लिए खड़ा था। उस शीशी में पारदर्शी तरल दवा थी। वह अनाया के बेड के पास गया
और धीरे धीरे उस दवा को ड्रिप में मिला दिया। अनाया की आधी खुली आंखें डर से कांप उठीं। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी। पापा, बचाइए। लेकिन कमरे में कोई नहीं था जो उसकी फुसफुसाहट सुन सके। डॉक्टर विजय ने संतोष से मॉनिटर पर नजर डाली। अब वो गहरी नींद में चली जाएगी, उसने बुदबुदाया। इतने में प्रिया भी कमरे में आ पहुंची। उसकी आंखों में संतोष का शैतानी चमक थी। वह अनाया के पास बैठ गई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई। अब तुम हमेशा के लिए सो जाओगी। तुम्हारी मौजूदगी मेरे रास्ते की आखिरी रुकावट है। कल जब राजीव जागेगा तो उसके पास सिर्फ मैं रहूंगी। अनाया की आंखों से एक आंसू ढुलक पड़ा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। बाहर गलियारे में अंधेरा पसरा था। नर्सें अपने अपने काम में व्यस्त थीं। किसी को भी इस कमरे के भीतर चल रही साजिश का अंदाजा नहीं था। उस रात हवा और भारी हो गई थी, मानो पूरी दुनिया चुपचाप एक मासूम बच्ची की धड़कनों को रुकते हुए देख रही हो। दिल्ली की रातें हमेशा चहल पहल से भरी होती थीं। लेकिन उस रात सड़क के किनारे एक पेड़ पर दुबका हुआ अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज करने वाला था। वह हवेली के पास भटक रहा था क्योंकि उसके दिल को बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि अनाया पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वह पेड़ की डाल पर चढ़कर हवेली के भीतर झांकने लगा। नीचे, सामने के बरामदे में, प्रिया और डॉक्टर विजय धीरे धीरे चलते हुए बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, मगर शांत रात में हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। प्रिया ने तीखे स्वर में कहा, आज की रात आखिरी होनी चाहिए। मैंने राजीव को नींद की दवा दे दी है। अब वो हमें रोक नहीं पाएगा। डॉक्टर विजय ने सिर हिलाया और बोला, ड्रिप में मैंने दवा मिला दी है। कुछ ही घंटों में अनाया गहरे कोमा में चली जाएगी। उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसकी सांसें तेज हो गईं। हे भगवान, ये लोग अनाया को मार रहे हैं, उसने खुद से फुसफुसाया। प्रिया और विजय आगे बढ़े। प्रिया ने उसके कान में कहा, जब अनाया हमेशा के लिए सो जाएगी, तब राजीव पूरी तरह मेरा हो जाएगा। और उसकी दौलत भी। दोनों की आंखों में अंधकार का नशा साफ झलक रहा था। अर्जुन का दिल जैसे फट पड़ा। उसने तुरंत पेड़ से छलांग लगाई और भागना शुरू कर दिया। दिल्ली की संकरी गलियों में उसकी नंगे पांव की रफ्तार किसी आंधी जैसी थी। उसका सीना हाफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अनाया की। रास्ते में गाड़ियां निकलतीं, हॉर्न बजते, लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा था। उसका मन चीख रहा था, मुझे समय रहते अस्पताल पहुंचना होगा। मुझे राजीव अंकल को बताना होगा। अगर देर हुई तो अनाया। अनाया। उसके गाल पर पसीना और आंसू एक साथ बह रहे थे। सड़क पर लोग चौंकते, पर वह किसी की परवाह किए बिना दौड़ता रहा। कई किलोमीटर भागने के बाद आखिरकार उसे दूर अस्पताल की इमारत दिखाई दी। उसकी रोशनी मानो किसी आशा की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने दांत भींच लिए और आखिरी ताकत से वहां तक दौड़ा। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और चिल्लाया, दरवाजा खोलो। अनाया की जान खतरे में है। जल्दी खोलो। गार्ड ने उसकी ओर घृणा से देखा और कहा, भाग जा यहां से, भिखारी। ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। वह अस्पताल के चारों ओर भागा, कोई और रास्ता ढूंढने के लिए। आखिरकार उसे एक दीवार दिखाई दी, जो बाकी जगह से नीची थी। उसने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से चढ़ना शुरू किया। उसके पैर छिल गए, खून टपकने लगा, पर उसके होंठों से बस एक ही नाम निकल रहा था, अनाया। अनाया। अर्जुन जानता था, अब उसके पास समय बहुत कम है। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आईसीयू का कमरा हमेशा की तरह ठंडा और शांत था। अंदर मॉनिटर की बीप बीप, ऑक्सीजन पाइपों की साय और बिस्तर पर निश्चल लेटी अनाया। उसके पास बैठा राजीव आंसुओं में डूबा था। उसके चेहरे पर असहायता साफ झलक रही थी। कमरे के दूसरे कोने में प्रिया खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी चिंता और आंखों में छुपा हुआ सुकून।
डॉक्टर विजय ड्रिप की बोतल को एडजस्ट कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें ठंडी और निर्दयी थीं। अचानक बाहर से एक तेज धमाका हुआ। शीशे की खिड़की टूटकर बिखर गई। कांच के टुकड़े फर्श पर बरस पड़े। सब चौंक कर उधर देखने लगे। वहीं से अर्जुन भीतर कूद चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा और आंखों में जलती हुई आग। वह दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे अंदर से बंद कर दिया। अब कमरा पूरी तरह उसके कब्जे में था। प्रिया चीखी, पागल हो गया है क्या? तुम यहां कैसे घुसे? डॉक्टर विजय गुस्से से बिफरा। अभी बाहर निकलो, वरना जेल में सड़ोगे। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। वह सीधे अनाया के बिस्तर की ओर बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, कोई उसे मत छूना। ये मशीनें उसकी जान खा रही हैं। मैं उसे आजाद करूंगा। राजीव कांपते हुए खड़ा हो गया। उसका दिल दो टुकड़ों में बंट रहा था। एक ओर डॉक्टर की ठंडी दलीलें, ये मशीनें उसकी जिंदगी है। दूसरी ओर इस बच्चे की आंखों में भरा अजीब सा यकीन, ये मशीनें उसे मार रही है। राजीव की सांस अटक गई। उसने कमजोर स्वर में पूछा, बेटा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है, अगर ये मशीनें बंद हुईं तो मैं अपनी बेटी को खो दूंगा? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अडिग विश्वास। नहीं अंकल, अगर मशीनें चलती रहीं तो अनाया कभी नहीं जागेगी। लेकिन अगर इन्हें हटाया जाए, वो अपनी आंखें खोलेगी। आप देखेंगे। बाहर गार्ड दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंदर तनाव इतना बढ़ चुका था कि हर सांस भारी लग रही थी। अनाया का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। कमरा अब युद्ध भूमि था। एक तरफ विज्ञान और सत्ता, दूसरी तरफ मासूम विश्वास और सच्चाई। अर्जुन ने अनाया का हाथ थामा और फुसफुसाया, डर मत, मैं यहां हूं। मैं तुझे बचाकर रहूंगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मशीनों की नलियों की ओर बढ़ी। वह क्षण आने वाला था जब सब कुछ बदल जाएगा। कमरे की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि हर सांस कांटे जैसी चुभ रही थी। बाहर गार्ड्स दरवाजा पीट रहे थे, लकड़ी चरमरा रही थी। भीतर प्रिया चीख रही थी, डॉक्टर विजय गुस्से से पागल हो चुका था और राजीव की आंखें डर और उम्मीद के बीच झूल रही थीं। इसी उथल-पुथल में अर्जुन ने अपनी छोटी सी उंगलियां मशीनों की नलियों की ओर बढ़ाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में ज्वाला थी। नहीं, डॉक्टर विजय गर्जा। अगर ये मशीनें हटाई गईं, तो बच्ची की सांस तुरंत थम जाएगी। प्रिया भी चीखी, रोको इसे। यह पागल हमारी जान ले लेगा। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने पूरी ताकत से एक एक कर तार खींचना शुरू कर दिया। टिर, बीप। अचानक मॉनिटर पर लंबी सीधी लाइन खिंच गई। कमरे में दिल दहला देने वाली चेतावनी की आवाज गूंज उठी। राजीव का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने घबराकर अनाया की ओर देखा। उसका चेहरा और पीला पड़ गया था। हे भगवान, मैंने अपनी बेटी को खो दिया क्या? राजीव बुदबुदाया। उसकी टांगें कांपने लगीं। बाहर से जोरदार धमाके हो रहे थे। गार्ड दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। प्रिया की आंखों में विजय की ओर मिली निगाहें, दोनों को लगा कि अब अर्जुन का पागलपन उनकी जीत को बर्बाद कर देगा। लेकिन तभी अनाया की उंगलियां हल्की सी हिलीं। उसकी सांस गहरी होकर सीने से बाहर निकली। मानो महीनों बाद पहली बार उसने खुलकर हवा ली हो। राजीव की आंखें चौड़ी हो गईं। वह घुटनों के बल उसके पास गिर पड़ा। अर्जुन चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था वह जागेगी। कमरे में सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। डॉक्टर विजय का चेहरा सफेद पड़ गया और प्रिया की चीख अचानक गले में अटक गई। भीतर उम्मीद का चमत्कार जन्म ले रहा था, जबकि बाहर दरवाजा टूटने ही वाला था। यह पल निर्णायक था। मासूम विश्वास बनाम लालच और झूठ। कमरे में हर कोई थमसा गया था। मॉनिटर पर लगातार बजती बीप की आवाज अचानक धीमी पड़ी और फिर एक हल्की सी धड़कन की लहर दिखी।
राजीव ने कांपते हाथों से अनाया की हथेली थामी। और तभी उसकी पलकें धीरे धीरे कांपने लगीं, मानो किसी ने लंबे अंधेरे के बाद पर्दा उठाया हो। अनाया ने भारी पलकों को खोला और धीमी, टूटी आवाज में फुसफुसाई, पा पा। राजीव के भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। वह फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। हे भगवान, मेरी बच्ची, तू जिंदा है, तू जाग गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होंठ कांपे और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना अंकल, वो लौटेगी। कमरा स्तब्ध था। डॉक्टर विजय का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। प्रिया की आंखों में भय और घबराहट साफ झलक रही थी। वह बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं। राजीव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह गुस्सा भर चुका था। वह समझ चुका था कि कोई न कोई बड़ा सच उससे छिपाया गया है। बाहर गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। वे अर्जुन को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन तभी राजीव गरजा, कोई इसे हाथ मत लगाए। इसने मेरी बेटी को जीवन दिया है। सब चुप हो गए। अब कमरे में सिर्फ एक आवाज थी, अनाया की धीमी सांसें और राजीव की रुलाई। अनाया ने कांपते हाथ से अर्जुन की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में आभार की चमक थी। वह बोली, ये मेरा दोस्त है। वो शब्द सुनकर अर्जुन के गाल पर आंसू और तेज बहने लगे। शायद पहली बार किसी ने उसे अपना कहा था। कमरा अब मौत के डर से भरा नहीं था। वहां उम्मीद का चमत्कार जन्म ले चुका था। कमरे में भारी सन्नाटा था। हर कोई उस पल का गवाह था जब अनाया ने महीनों बाद पहली बार अपनी आंखें खोली थीं। राजीव अब भी उसके बिस्तर के पास बैठा था, आंसुओं से उसका चेहरा भीगा हुआ। अनाया ने कांपती सांस ली। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि सब सुन सके। वह बोली, पापा, वो दवा, वो मुझे ठीक नहीं कर रही थी। हर दिन मैं और कमजोर हो रही थी। राजीव का दिल जैसे थम गया। उसने घबराकर उसकी ओर देखा। क्या कह रही हो, बेटी? दवा तुम्हें नुकसान पहुंचा रही थी? अनाया ने सिर हल्का सा हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। सभी की नजरें अचानक डॉक्टर विजय पर टिक गईं। वह हड़बड़ा गया, पसीना पोंछते हुए बोला, नन्ही, ये बच्ची बुखार में उलझन में है। दवाइयां ही उसकी जान बचा रही हैं। लेकिन राजीव अब उसके शब्दों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसके भीतर अर्जुन की बातें गूंजने लगीं, ये मशीनें उसे मार रही हैं। दवाइयां जहर हैं। राजीव ने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताओ, विजय, मेरी बेटी को क्या दिया जा रहा था? विजय हकलाने लगा। उसका चेहरा पीला और आंखें बेचैन थीं। उसकी चुप्पी ही उसके अपराध को साबित करने लगी। उसी समय प्रिया ने स्थिति संभालने की कोशिश की। वह बनावटी आंसू लाकर बोली, राजीव, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? ये बच्ची हमारी जिंदगी की रुकावट है। मैंने तो हमेशा तुम्हें संभालने की कोशिश की। ये सब तुम्हारे भले के लिए था। राजीव की आंखों में आग जल उठी। उसने प्रिया की ओर देखा, चेहरा लाल हो चुका था। तुमने मेरी बेटी को मारने की साजिश की? कमरा अचानक भारी हो गया। अर्जुन ने अनाया का हाथ कसकर थाम लिया, मानो उसे साहस दे रहा हो। और राजीव के दिल में पहली बार यकीन पक्का हो गया कि वह अब तक धोखे में जी रहा था। कमरे की हवा भारी और गर्म हो चुकी थी। राजीव मल्होत्रा का चेहरा लाल था, आंखें आंसुओं और गुस्से से जल रही थीं। उसने कांपती आवाज में चीखा, प्रिया, तुमने मेरी बेटी को मौत के हवाले कर दिया? और तुम, विजय, जिसे मैं अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया? डॉक्टर विजय ने जल्दी से संभलने की कोशिश की। उसने ठंडी आवाज में कहा, राजीव, तुम गलत समझ रहे हो।
हम तो सिर्फ तुम्हारी बेटी को बचाना चाहते थे। ये सब मेडिकल प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन उसकी आवाज में वह भरोसा नहीं था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में डर साफ दिख रहा था। अनाया ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, नहीं पापा, ये सच नहीं बोल रहे। दवा से मैं रोज और कमजोर हो रही थी। मैं चीखना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। राजीव ने यह सुनते ही गार्ड्स की ओर इशारा किया। इन दोनों को पकड़ लो अभी। गार्ड्स आगे बढ़े और विजय को पकड़ लिया। वह तड़प कर छूटने की कोशिश करता रहा लेकिन बेकार। प्रिया पीछे हटने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह रोते गिड़गिड़ाते बोली, राजीव, मेरी बात सुनो। मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकती थी। ये बच्ची हमेशा हमारे बीच दीवार बनी रही। अगर वो चली जाती तो सिर्फ मैं होती तुम्हारे साथ। उसकी आवाज में डर से ज्यादा पागलपन था। राजीव की आंखों में नफरत की आग और तेज भड़क गई। चुप रहो प्रिया, उसने गरज कर कहा। तुमने मेरे विश्वास, मेरे प्यार और मेरी मासूम बेटी के जीवन से खिलवाड़ किया। अब तुम दोनों को जेल ही ले जाएगी। बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। सायरन की आवाजें गलियारों में गूंज रही थीं। कदमों की आहट पास आती जा रही थी। प्रिया के चेहरे पर घबराहट और डॉक्टर विजय की आंखों में हार का साया उतर आया। उनकी सारी चालें, सारे झूठ, एक मासूम बच्ची की आधी टूटी आवाज और एक सड़क के बच्चे की हिम्मत के आगे ढह चुके थे। पुलिस के सायरन धीरे धीरे अस्पताल की खिड़कियों से भीतर गूंज रहे थे। गार्ड्स ने डॉक्टर विजय को काबू में कर लिया था और प्रिया दीवार से सटकर खड़ी थी, चेहरा पीला और आंखों में पागलपन का डर। लेकिन उस समय राजीव मल्होत्रा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे घुटनों के बल अपनी बेटी अनाया के पास आया और उसके माथे को चूमा। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। बेटी, मैंने तुझे खो दिया था समझकर, लेकिन तू वापस आ गई। तू मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह। अनाया ने थके हुए हाथों से अपने पिता का चेहरा छुआ। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। पापा, मुझे पता था आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी पल पास खड़ा अर्जुन चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। वह अपने आप को कमरे में अजनबी समझ रहा था, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो और अब उसे फिर से सड़कों पर लौट जाना होगा। राजीव ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता और प्यार था। वह उठकर अर्जुन के पास गया और उसे अपने सीने से भींच लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, आज से तू सिर्फ सड़क का बच्चा नहीं है। आज से तू मेरा बेटा है। तूने मेरी बेटी को बचाया, तूने मेरी जिंदगी लौटा दी। अब तू हमारे परिवार का हिस्सा है। अर्जुन का दिल जैसे पहली बार धड़क उठा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे अपना कहेगा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी के थे। अनाया ने मुस्कुराकर कमजोर हाथ से अर्जुन की ओर इशारा किया। भैया, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? अर्जुन उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गया और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ अनाया, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अब तू कभी अकेली नहीं होगी। उस छोटे से कमरे में, जो कुछ देर पहले धोखे और मौत का गवाह था, अब प्यार और विश्वास की नई रोशनी भर गई थी। एक टूटा हुआ पिता, एक घायल बच्चा और एक मासूम बेटी, तीनों की आत्माएं अब एक धागे में बंध चुकी थीं। कमरे में भारी सन्नाटा था। हर कोई उस पल का गवाह था जब अनाया ने महीनों बाद पहली बार अपनी आंखें खोली थीं। राजीव अब भी उसके बिस्तर के पास बैठा था, आंसुओं से उसका चेहरा भीगा हुआ। अनाया ने कांपती सांस ली। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि सब सुन सके। वह बोली, पापा, वो दवा, वो मुझे ठीक नहीं कर रही थी। हर दिन मैं और कमजोर हो रही थी। राजीव का दिल जैसे थम गया। उसने घबराकर उसकी ओर देखा। क्या कह रही हो, बेटी?
दवा तुम्हें नुकसान पहुंचा रही थी? अनाया ने सिर हल्का सा हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। सभी की नजरें अचानक डॉक्टर विजय पर टिक गईं। वह हड़बड़ा गया, पसीना पोंछते हुए बोला, नन्ही, ये बच्ची बुखार में उलझन में है। दवाइयां ही उसकी जान बचा रही हैं। लेकिन राजीव अब उसके शब्दों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसके भीतर अर्जुन की बातें गूंजने लगीं, ये मशीनें उसे मार रही हैं। दवाइयां जहर हैं। राजीव ने सख्त आवाज में पूछा। सच सच बताओ, विजय। मेरी बेटी को क्या दिया जा रहा था? विजय हकलाने लगा। उसका चेहरा पीला और आंखें बेचैन थीं। उसकी चुप्पी ही उसके अपराध को साबित करने लगी। उसी समय प्रिया ने स्थिति संभालने की कोशिश की। वह बनावटी आंसू लाकर बोली, राजीव, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? ये बच्ची हमारी जिंदगी की रुकावट है। मैंने तो हमेशा तुम्हें संभालने की कोशिश की। ये सब तुम्हारे भले के लिए था। राजीव की आंखों में आग जल उठी। उसने प्रिया की ओर देखा, चेहरा लाल हो चुका था। तुमने मेरी बेटी को मारने की साजिश की? कमरा अचानक भारी हो गया। अर्जुन ने अनाया का हाथ कसकर थाम लिया, मानो उसे साहस दे रहा हो। और राजीव के दिल में पहली बार यकीन पक्का हो गया कि वह अब तक धोखे में जी रहा था। कमरे की हवा भारी और गर्म हो चुकी थी। राजीव मल्होत्रा का चेहरा लाल था, आंखें आंसुओं और गुस्से से जल रही थीं। उसने कांपती आवाज में चीखा, प्रिया, तुमने मेरी बेटी को मौत के हवाले कर दिया? और तुम, विजय, जिसे मैं अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया? डॉक्टर विजय ने जल्दी से संभलने की कोशिश की। उसने ठंडी आवाज में कहा, राजीव, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो सिर्फ तुम्हारी बेटी को बचाना चाहते थे। ये सब मेडिकल प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन उसकी आवाज में वह भरोसा नहीं था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में डर साफ दिख रहा था। अनाया ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, नहीं पापा, ये सच नहीं बोल रहे। दवा से मैं रोज और कमजोर हो रही थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। राजीव ने यह सुनते ही गार्ड्स की ओर इशारा किया, इन दोनों को पकड़ लो, अभी। गार्ड्स आगे बढ़े और विजय को पकड़ लिया। वह तड़प कर छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेकार। प्रिया पीछे हटने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह रोते गिड़गिड़ाते बोली, राजीव, मेरी बात सुनो। मैंने जो किया, वो तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकती थी। ये बच्ची हमेशा हमारे बीच दीवार बनी रही। अगर वो चली जाती, तो सिर्फ मैं होती तुम्हारे साथ। उसकी आवाज में डर से ज्यादा पागलपन था। राजीव की आंखों में नफरत की आग और तेज भड़क गई। चुप रहो, प्रिया, उसने गरज कर कहा। तुमने मेरे विश्वास, मेरे प्यार और मेरी मासूम बेटी के जीवन से खिलवाड़ किया। अब तुम दोनों को जेल ही ले जाएगी। बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। सायरन की आवाजें गलियारों में गूंज रही थीं। कदमों की आहट पास आती जा रही थी। प्रिया के चेहरे पर घबराहट और डॉक्टर विजय की आंखों में हार का साया उतर आया। उनकी सारी चालें, सारे झूठ, एक मासूम बच्ची की आधी टूटी आवाज और एक सड़क के बच्चे की हिम्मत के आगे ढह चुके थे। पुलिस के सायरन धीरे धीरे अस्पताल की खिड़कियों से भीतर गूंज रहे थे। गार्ड्स ने डॉक्टर विजय को काबू में कर लिया था और प्रिया दीवार से सटकर खड़ी थी, चेहरा पीला और आंखों में पागलपन का डर। लेकिन उस समय राजीव मल्होत्रा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे घुटनों के बल अपनी बेटी अनाया के पास आया और उसके माथे को चूमा। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। बेटी, मैंने तुझे खो दिया था समझकर, लेकिन तू वापस आ गई। तू मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह। अनाया ने थके हुए हाथों से अपने पिता का चेहरा छुआ। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। पापा, मुझे पता था, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
उसी पल पास खड़ा अर्जुन चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। वह अपने आप को कमरे में अजनबी समझ रहा था, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो और अब उसे फिर से सड़कों पर लौट जाना होगा। राजीव ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता और प्यार था। वह उठकर अर्जुन के पास गया और उसे अपने सीने से भींच लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, आज से तू सिर्फ सड़क का बच्चा नहीं है। आज से तू मेरा बेटा है। तूने मेरी बेटी को बचाया, तूने मेरी जिंदगी लौटा दी। अब तू हमारे परिवार का हिस्सा है। अर्जुन का दिल जैसे पहली बार धड़क उठा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे अपना कहेगा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी के थे। अनाया ने मुस्कुराकर कमजोर हाथ से अर्जुन की ओर इशारा किया। भैया, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? अर्जुन उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गया और सिर हिलाते हुए बोला। हाँ अनाया, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अब तू कभी अकेली नहीं होगी। उस छोटे से कमरे में, जो कुछ देर पहले धोखे और मौत का गवाह था, अब प्यार और विश्वास की नई रोशनी भर गई थी। एक टूटा हुआ पिता, एक घायल बच्चा और एक मासूम बेटी, तीनों की आत्माएं अब एक धागे में बंध चुकी थीं। अस्पताल की लंबी रातें अब बीत चुकी थीं। धीरे धीरे अनाया की सांसें स्थिर होने लगीं और उसके चेहरे पर फिर से हल्की लालिमा लौट आई। डॉक्टरों ने, जो पहले उसे बचाने की उम्मीद छोड़ चुके थे, अब आश्चर्य से कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बच्ची अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। राजीव मल्होत्रा हर पल अपनी बेटी के पास रहता। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक थी। वह बार बार उसका माथा चूमता और कहता, बेटी, अब तुझे कभी कुछ नहीं होगा। मैं तुझे हमेशा सुरक्षित रखूंगा। अनाया की मुस्कान हर दिन और खिलने लगी। वह अब धीरे धीरे बैठने लगी, कुछ शब्द बोलने लगी। और सबसे बड़ा सहारा उसके पास खड़ा अर्जुन था। अर्जुन अब सिर्फ एक सड़क का बच्चा नहीं रहा। राजीव ने उसे अपने घर लाने का निर्णय लिया। हवेली का वही बगीचा, जहां कभी वह चोरी छिपे दीवार फांद कर आता था, अब उसका खेल का मैदान बन गया था। अनाया और अर्जुन साथ बैठकर कहानियां सुनते। कभी दोनों गेंद खेलते, तो कभी किताबों में डूब जाते। अनाया की आंखों में अब अकेलापन नहीं था। उसके पास एक सच्चा दोस्त और भाई था। राजीव जब उन्हें देखता, तो उसकी आत्मा सुकून से भर जाती। वह सोचता, मेरी बेटी ने सिर्फ जिंदगी ही नहीं पाई, बल्कि उसे एक भाई भी मिल गया। हवेली की दीवारें, जो पहले साजिश और झूठ से गूंजती थीं, अब बच्चों की हंसी से भर उठी थीं। मकान में अब खुशियों की नई रोशनी थी। राजीव कई बार अर्जुन को देखता और उसकी पीठ थपथपाकर कहता, तूने हमें नया जीवन दिया है। आज से यह घर तेरा भी है। अर्जुन की आंखें नम हो जातीं। उसके होठों पर बस यही शब्द आते, अंकल, मुझे बस अनाया को मुस्कुराते देखना है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हवेली, जो कभी धोखे और मौत का गवाह बनी थी, अब परिवार, विश्वास और प्यार का आशियाना बन चुकी थी। कई हफ्तों बाद दिल्ली की जिला अदालत में भीड़ जमा थी। हर कोई जानता था कि आज मल्होत्रा हवेली में रची गई साजिश का सच सामने आने वाला है। कटघरे में खड़ी थी प्रिया और उसके साथ डॉक्टर विजय। दोनों के चेहरे पर अब वह आत्मविश्वास नहीं था। प्रिया की आंखों में बेचैनी थी और विजय बार बार पसीना पोंछ रहा था। जज की गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। राजीव मल्होत्रा जी, आप गवाही के लिए खड़े हों। राजीव दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में आक्रोश और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। उसने जज के सामने हाथ जोड़कर कहा, माननीय न्यायाधीश, इन दोनों ने मेरी मासूम बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया। प्रिया, जो मेरी पत्नी कहलाती थी, उसने मेरे भरोसे को तोड़ा और मेरी बेटी को मौत के हवाले करना चाहा। डॉक्टर विजय, जिसे मैं अपना सबसे करीबी मित्र मानता था, उसने अपनी ड्यूटी भुलाकर पैसे और लालच के लिए मेरे परिवार के साथ विश्वासघात किया। भीड़ सन्न रह गई। राजीव की आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई की गूंज थी। इसके बाद अनाया भी अपने व्हीलचेयर पर अदालत में लाई गई।
कमजोर आवाज में उसने कहा। पापा सच कह रहे हैं। दवाओं से मैं और बीमार होती जा रही थी। अगर अर्जुन भैया नहीं आते तो शायद मैं आज यहां न होती। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। लोगों की निगाहें अर्जुन पर गईं, जो कोने में खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। जज ने गंभीर स्वर में निर्णय सुनाया। अदालत के समक्ष प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर प्रिया और डॉक्टर विजय दोषी पाए जाते हैं। उन्हें हत्या की साजिश और विश्वासघात के अपराध में लंबी सजाए कैद दी जाती है। हथौड़े की आवाज गूंजी। पुलिसकर्मी दोनों को पकड़कर बाहर ले गए। प्रिया चीखती रही, राजीव, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। लेकिन अब उसकी आवाज किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। डॉक्टर विजय भी सिर झुकाए हार चुका था। उनकी साजिश अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। राजीव ने अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में राहत थी। उसने अर्जुन को पास बुलाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज न्याय मिला है। और यह न्याय तेरे साहस की वजह से संभव हुआ है। अदालत के उस दिन ने सिर्फ अपराधियों को सजा नहीं दी, बल्कि विश्वास और मासूमियत की जीत भी साबित कर दी। अदालत का फैसला आने के बाद मल्होत्रा हवेली में वर्षों बाद सुकून लौटा। अब न वहां धोखे की साजिशें थीं, न ही जहर भरे रिश्तों की परछाई। वहां सिर्फ एक नई सुबह थी, उम्मीद और प्यार से भरी। अनाया धीरे धीरे पूरी तरह ठीक होने लगी। उसके गालों पर गुलाबी रंग लौट आया और आंखों में चमक भी। अब वह बिस्तर तक सीमित नहीं रही। वह बगीचे में उतरती, झूले पर बैठती और हंसते खिलखिलाते अपनी गेंद अर्जुन की ओर उछालती। अर्जुन, जो कभी सड़क का बेसहारा बच्चा था, अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। वह अब सिर्फ अनाया का दोस्त नहीं, बल्कि उसका भाई था। राजीव अक्सर उसे गले लगाता और कहता, बेटा, तूने हमें नया जीवन दिया है। तू ही इस घर की सबसे बड़ी दौलत है। हवेली के गलियारों में अब बच्चों की हंसी गूंजती। जहां कभी मौत का डर और लालच की परछाई थी, वहां अब परिवार और विश्वास की गर्माहट थी। एक शाम, बगीचे में फूलों की खुशबू के बीच, राजीव ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू ढुलके, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। वह बुदबुदाया, धन्यवाद भगवान। तूने मेरी बेटी को लौटाया, तूने मुझे एक बेटा दिया। आज मेरी दुनिया फिर से पूरी हो गई है। अनाया हंसते हुए गेंद अर्जुन की ओर फेंक रही थी। अर्जुन ने पकड़कर वापस उछाली। उनकी हंसी में मासूमियत और जीवन की ताजगी थी। राजीव दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके दिल ने फुसफुसाया, यह वही चमत्कार है जिसका मैंने सपना देखा था। अब यह परिवार कभी टूटेगा नहीं। और इस तरह दर्द और विश्वासघात की राख से एक नया परिवार जन्मा, जहां लालच की हार हुई और मासूमियत की जीत।